जी, आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। हम लोग जो है वो आर्टिकल पढ़ रहे हैं और हम लोग पहुंच गए थे मौलिक अधिकार पे। ठीक है। मौलिक अधिकार के हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 3 मौलिक अधिकार को कवर कर लिया। समानता का, स्वतंत्रता का, और आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो इससे आगे करेंगे। ठीक है। ये बता दीजिए कि कल हम लोगों ने जब क्लास को एंड किया था तो हम लोगों ने आर्टिकल कौन सा लिखा था। जहां तक हमें याद है हमने आर्टिकल 22 लिख लिया था, जिसमें मैंने आपको 2-3 चीजें लिखवाई थी। ठीक है। अपने वकील से सलाह लेने की, ये कह सकते हैं। अगर उसके पास वकील नहीं होता तो उसे जरूरत पड़ती है। आज हम जो लिखने वाले हैं, सर आवाज नहीं है ना ही बोर्ड है, ऐसा क्या? तो अगर ना ही आवाज है और ना ही बोर्ड है तो एक बार क्लास से वापस जाइए और दोबारा से जुड़ जाइए, आपको दिख जाएगा। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसा ही कीजिएगा। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल शोषण के विरुद्ध की। ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 23 क्या कहता है और आर्टिकल 24 क्या कहता है, वो हम लोगों को लिखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में आते हैं। तो अनुच्छेद 13 में आता है कि, अनुच्छेद 13 कह रहा, सॉरी, अनुच्छेद 23 में आता है कि इंसान की या मानव की किसी भी तरह से तस्करी नहीं कर सकते। यानी कि इंसान को बेचा नहीं जा सकता, मानव को बेचा नहीं जा सकता और ना ही खरीदा जा सकता। ना ही मानव को खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या होगा, उसे दंडनीय अपराध दिया जाएगा। तो आर्टिकल 23 में लिखा गया है मानव या उसके अंग, ठीक है ना, मानव या उसके अंग की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। तो ये बात आप लोग जो है वो याद रखें खास तौर पे कि आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के पार्ट को या मानव को खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। आर्टिकल 23 ये कहता है। इसके बाद आर्टिकल 24 आता है, अनुच्छेद 24। इसमें आपको बताया गया है कि 14 वर्ष के बच्चों या 14 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों से आप क्या नहीं करा सकते, काम नहीं करा सकते, यानी कि श्रम या मजदूरी नहीं करा सकते। अगर आप 14 साल के बच्चों से या 14 साल के कम वाले बच्चों से मजदूरी करवाते हैं, कहाँ पर? कारखानों में, चाय की दुकानों पे, ढाबों पे या कहीं और, तो आपके यहाँ एक जुर्म करते हैं और उस जुर्म के तहत आपको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। तो आप लोग इस बात का खास तौर से ख्याल रखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका जो पहला काम है वो यही है कि उनको शिक्षा दी जाए। हाँ, अगर बच्चा 14 साल से ऊपर का है, 15 का या 16 का, तब वो काम कर सकता है। इसकी इजाजत सरकार भी देती है। ठीक है। तो समझ में आया आपको आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसके बाद आर्टिकल 25 और हमारा मौलिक अधिकार शुरू होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें देता है 25 आर्टिकल से लेके 28 आर्टिकल के बारे में बात। ठीक है, अब वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का देते हैं 25 से लेके 28 तक। तो अब हम लिखेंगे आर्टिकल 25 को। ठीक है, 23 भी लिख लिया हमने, 24 भी लिख लिया, उसमें ABCD नहीं है। ठीक है, और ना ही इसमें है। तो 25 में है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को या किसी भी मजहब को अपना सकता है। ठीक है, उसका प्रचार और प्रसार भी कर सकता है। किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 26 कहता है, आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी धर्म के मुताबिक अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ठीक है, या वह धार्मिक संस्था का निर्माण कर सकता है, निर्माण कर सकता है, धार्मिक संस्था का निर्माण कर सकता है या धार्मिक शिक्षा भी पा सकता है और धार्मिक कार्य भी कर सकता है। वो उसकी क्या है, खुद की धार्मिक स्वतंत्रता है। जो भी आपके धर्म के रीति रिवाज हो या रस्मो रिवाज हो, उसे आप अपने धर्म के मुताबिक कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 27। आर्टिकल 27। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि राज्य में किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यानी कि मान के चलिए आपने कोई राष्ट्रीय, ये कह सकते हैं आपने कोई एक धार्मिक संस्था बना ली है, धार्मिक संस्था बना ली है और उसमें काफी चंदा आ गया या काफी सारा डोनेशन आ गया, तो इस सरकार आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकती कि आप उसका टैक्स दीजिए। वो आपके धार्मिक संस्था की क्या है, संपत्ति है। अब उस संपत्ति को आप अपने धार्मिक संस्था में खर्च करें या अपने धार्मिक निर्माण करें, वो आपकी क्या है, वो आपकी स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 27 यही कहता है, आर्टिकल 27 यही कहता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28, कोई भी जो माइनॉरिटीज होते हैं यानी कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक, वो अपने लिए अलग से यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं या संस्था खोल सकते हैं। संस्था या संस्थान बना सकते हैं या खोल सकते हैं, जैसे AMU, JMI, मानो। ठीक है, ये सारी क्या है, ये सारी माइनॉरिटीज कॉलेज हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात स्टार बना के लिख देना, जो भी माइनॉरिटीज यूनिवर्सिटी होंगी उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, याद रखना इस बात को। कोई भी यूनिवर्सिटी होगी वो उसमें अपनी धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे और यहाँ पर किसी भी जाति या किसी भी आधार के एतबार से जो है वो आप किसी भी बच्चे का प्रवेश नहीं रोकेंगे। सर बार बार आवाज कट गई थी, अब आवाज ठीक आ रही है। 27 आर्टिकल बता दें बेटा, 27 आर्टिकल बस इतना सा आप लिख लीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर, ऐसा टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए आपके पास एक संस्था है, आप उसमें पैसा जमा करते हैं, तो अब जो वहां पे संस्था में पैसा जमा हुआ है, अब आप उसको नहीं कह सकते कि आप इसको टैक्स के रूप में हमें दीजिए। सरकार इसे नहीं कह सकती या किसी और काम में आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि उस संस्था के जो लोग हैं वो उस पर अपनी इजाजत ना दे दें। ठीक है, समझ में आ गया आपको।
और आर्टिकल 28 कहता है कि आप अपनी जो अल्पसंख्यक के लोग हैं वो अपना कोई भी शिक्षा संस्थान बना सकते हैं और जब बन जाएगा उसे अपने हिसाब से भी चला सकते हैं। ये आर्टिकल 28 कहता है। लेकिन उसमें एक बात खास तौर पे आप लोगों को ध्यान रखनी है कि उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं देनी है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। ठीक है भाई, चलिए, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये कह सकते हैं आपका मौलिक अधिकार 4 खत्म होता है। इसके बाद शुरू होता है मौलिक अधिकार आपका 5वां, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित संबंधित अधिकार, ये आपका 5वां मौलिक अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं? 29 और 30। 29 और 30 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है हमारे देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं, वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं और उनको विकसित कर सकते हैं। सुरक्षित कर सकते हैं और उनको विकसित कर सकते हैं। और अगर वो अपनी संस्कृति को अपनाए और वो किसी और स्कूल में जाएं, या कह सकते हैं आप लोग किसी और अलग क्राइटेरिया में जाएं, किसी होटल में जाएं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कर्नाटक वाला, तो इसी का हवाला देकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। तो आर्टिकल यही था 29 में, क्योंकि वहां पर जो है वो एक उनका कल्चर वाला बात है। लेकिन उसका दूसरा आर्टिकल ये भी था कि स्कूल के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, तो वो दोनों आपस में टकरा गए। इसीलिए सरकार ने उस न्याय को या उस जो केस को अपने पास रिजर्व रख लिया, कोई फैसला नहीं सुनाया अभी तक। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 की, आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक जितने भी शिक्षा संस्थान है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है, उनको सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के साथ सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। भेदभाव कैसे? जैसे आपको पता है अनुदान, अनुदान यानी कि जो उनकी फीस वगैरह है वो उनको टाइम पे देगी। हालांकि अभी आप देख रहे हैं जो मानव होता है, मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मानव दिया जाता है। मानव उन बच्चों को दिया जाता है जो एमए करने के बाद नेट क्वालिफाइंग कर लेते हैं। ठीक है, मानव यानी कि मौलाना नेशनल कुछ इस तरह से एक फेलोशिप होती है। तो सरकार ने जो है वो अभी हाल फिलहाल में ही क्या कर दिया, उसे बंद कर दिया। जबकि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी है। तो इसी बात के लिए जो आजकल क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर या एमओई पे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे। इस पे क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। ये सरकार ने गलत किया, ये संविधान के और कानून के क्या है, खिलाफ है। तो इस तरह से आपके ये 5 मौलिक अधिकार है जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट और छठा, जिसे हम लोग कहते हैं द सोइल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा। इसे हम लोग कहते हैं संवैधानिक संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, अधिकार। और इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या 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 कहा है, संविधान की आत्मा का। आर्टिकल 31 नहीं है, आर्टिकल 32 है। ठीक है, आर्टिकल 31 नहीं है, आर्टिकल 32 है। सर दो रह गए, 28, 30। वो बता दे लास्ट में एक बार। ठीक है बेटा, अभी तो बताए हैं 28 और 29। आपने लिखे नहीं क्या? ये रहा देखिए, 28 है, अल्पसंख्यक संस्थान खोल सकते हैं जैसे एएमयू, जामिया, मानो, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है सर, बोर्ड शो नहीं हो रहा, 1 मिनट दीजिए फिर। अब बताइए, बोर्ड और आवाज दोनों क्लियर है? वॉइस क्लियर है, बोर्ड भी क्लियर है? बोर्ड नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, मेरे यहाँ तो बोर्ड ठीक दिखाई दे रहा है ही नहीं सर। अच्छा 1 मिनट दीजिए फिर बेटा।